जय हिंद। आज मैं आप लोग को पार्ट्स ऑफ सेल यानी कोशिका के अंग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था कि कोशिका जो होती है सबसे छोटा पार्टिकल ही नहीं होता, एक इकाई होती है। उसी से सारे शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार से इसका अर्थ हुआ कि जो कोशिका होता है उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, छोटे छोटे बॉडी होंगे, क्योंकि ये तो इकाई होती है। इसी से एक और कोशिका मिल जाए, एक और कोशिका मिल जाए, उससे ऊतक बनेगा। ऊतक से त्वचा और अंग का निर्माण होगा, और त्वचा और अंग के निर्माण होने से एक शरीर का निर्माण होता है। यानी कोशिका इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे बॉडी पाए जाते हैं। तो चलिए एक एक बॉडी के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा बॉडी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका के अंदर यानी कोशिका के जो सबसे बाहरी परत वाली जो आप लोग को यहाँ दिखाई दे रही होगी, जिसको मैंने 3D शेप में बनाया है, तो उसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कोशिका के जो सबसे बाहरी वाली जो परत आप लोग को दिखाई दे रही है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे देखते हैं कि कोशिका के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव्य पाया जाता है। उसी द्रव्य को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। सारे अंगों के बारे में मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ऊपर यानी ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि कोशिका द्रव्य के अलावा और क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर पाइप के आकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। आगे देखते हैं कि कोशिका के अंदर ये जो आप लोग को कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, कुछ संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण कहते हैं। गोल्जी उपकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि कैमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने इनका पता लगाया था, इसका खोज किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्जी बॉडी। आगे देखते हैं कि कोशिका के अंदर छोटी छोटी आकृति पाई जाती है, उसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। फिर कोशिका के अंदर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस संरचना दिखाई दे रही है, इस अंग को क्या कहा जाता है? इस अंग को हम लोग ER कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग ER कहते हैं। ये जो आप लोग का आकृति दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? ER यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवीय जलिका। क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवीय जलिका। अंतःप्रद्रवीय जलिका दो प्रकार का होता है। पहला होता है RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जलिका। दूसरा होता है SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रवीय जलिका। आइए आगे देखते हैं कि और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसी संरचना को क्या कहते हैं हम लोग? माइटोकाइंड्रिया कहते हैं, क्योंकि माइटोकाइंड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। इस माइटोकाइंड्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग आगे देखेंगे। बस अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं इसका। यानी कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकाइंड्रिया पाया जाता है। आइए और कुछ अंगों के बारे में देखते हैं कि ये जो आप लोग को आकृति दिखाई दे रही होगी, इस तरह की जो आकृति दिखाई दे रही है, इसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि कोशिका के अंदर ये जो आप लोग को ये आकृति दिखाई दे रही है, केंद्रक के जस्ट ऊपर, उसी को हम लोग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी केंद्रिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के अंदर ये जो आप लोग को आकृति दिखाई दे रही होगी, वैसे मैंने 3D में बनाने की कोशिश किया है, तो इसी को हम लोग न्यूक्लियस यानी केंद्रक कहते हैं। चलिए इसको हम फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। यानी कोशिका के अंदर कौन कौन सा अंगक होता है। तो सबसे पहला अंगक को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेकेंड को जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं।
ये जो आप लोग को आकृति दिखाई दे रही है इसको सेंट्रोसोम कहते हैं, यानी इसमें सेंट्रोसोम होता है। ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, जो कुछ खाद्य पदार्थों का और खाद्य पदार्थों का संचरण करता है, यानी गति उति करता है, ले जाता आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आप लोग को आकृति दिखाई दे रही है इसको राइबोसोम कहते हैं। ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसको हम ईयर कहते हैं, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसी को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आप लोग को दिखाई दे रही है ये आकृति इसको लाइसोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है ये केंद्रिका झिल्ली, केंद्रिका के ऊपर होता है इसलिए केंद्रिका झिल्ली इसको कहा जाता है। केंद्रिका झिल्ली के अंदर एक गोल आकृति पाई जाती है या कुछ बदल भी सकती है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियस यानी जो कोशिका द्रव्य होता है, द्रव्य जो होता है और जो केंद्र के अंदर द्रव पाया जाता है, ये दोनों को मिला करके जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य का निर्माण होता है मतलब कोशिका के अंदर जो ये साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उन द्रव को मिलाने से जीव द्रव्य का निर्माण होता है। यानी क्या कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। को सेल बॉडी यानी पार्ट्स ऑफ सेल, कोशिका के अंग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कोशिका का जो सबसे पहला अंग के बारे में हम लोग देखेंगे, सेल बॉडी के बारे में देखेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मान लीजिए कि कोशिका है, तो कोशिका की जो ऊपर वाली जो परत है इस परत को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली क्योंकि सबसे बाहरी परत होती है तो इसका काम कुछ तो बढ़ ही जाता होगा, क्योंकि बाहर से बहुत सारे पदार्थ कोशिका के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये करता क्या है कोशिका झिल्ली कि कुछ पदार्थों को आने देता है और कुछ पदार्थों को आने नहीं देता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का आना और जाना तो लगा रहता है, लेकिन ये नियंत्रण का भी काम करता है। आवश्यकता से अधिक इसमें ऑक्सीजन भी नहीं जा सकता और ऑक्सीजन आवश्यकता से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं जा सकता, आ सकता, कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखता है किसी भी पदार्थों को। आइए अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेमी परमिएबल यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी इसको अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, यानी क्योंकि ये कुछ पदार्थों की गति को रोकता है और कुछ पदार्थों को नहीं रोकता है, इसलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली माने आधा आधा आने जाने वाला झिल्ली कहते हैं। अर्ध मतलब आधा होता है, सेमी मतलब आधा होता है, परमिएबल मतलब पार हो जाना होता है, माने आधा पार होने देगा और आधा पार नहीं होने देगा। मतलब कुछ पदार्थों को आने देगा और कुछ पदार्थों को आने नहीं देगा, इसलिए कोशिका झिल्ली को हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। राइट, अब देखते हैं कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और लिपिड से भी मिलकर बनी होती है। लेकिन ये जो प्रोटीन का पता लगाया बाद में पता लगाया, पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि लिपिड से बनी हुई है, लेकिन बहुत सारे अनुसंधान हुए, रिसर्च हुए, खोज हुए, तो बाद में पता चला कि नहीं, ये प्रोटीन से भी मिलकर बना हुआ है और लिपिड से भी मिलकर बना हुआ है। ये लिपिड क्या है, लिपिड एक प्रकार का तरल पदार्थ है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझना है कि जो प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों का मिलकर बना होता है। राइट, आगे देखते हैं कि जो आता है, आखिर मैंने तो इतना देखा लेकिन होता कहाँ है, किस चीज में पाया जाता है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है नॉर्मली प्लांट और पूरे एनिमल में पाए जाते हैं, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है कुछ पादपों में और सभी जंतुओं में पाया जाता है। जंतु और पादप किसे कहते हैं, तो जो गति कर सकते हैं खुद से इच्छा से अगर गति कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनिमल कहेंगे। और जो खुद की इच्छा से गति नहीं कर सकते, मतलब एक ही जगह पर रहेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे,
पादप कहेंगे, प्लांट कहेंगे, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कि प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। फिर इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये कुछ पदार्थों की गति को रोकता है और कुछ पदार्थों की गति को नहीं रोकता है, इसलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो आता और जाता है वह कैसे जाता है इसको भी देख लेते हैं। ये विसरण प्रक्रिया के द्वारा जाता है। विसरण मतलब आप लोग विसरण का, तो कपड़े का एक भाग को आप पानी में डाल दीजिए, कपड़े के एक भाग को क्या कर दीजिए आप लोग पानी में डाल दीजिए। जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा तो कुछ समय बाद आप देखिएगा कि धीरे धीरे पानी आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पानी आगे बढ़ रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग परासरण विसरण प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण प्रक्रिया के सेल वाल यानी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे पहले हम कोशिका भित्ति का मतलब समझते हैं। कोशिका भित्ति का मतलब समझते हैं। जैसे भित्ति का मतलब होता है दीवार। दीवार क्या करता है? तो अगल बगल के जो पर्यावरण होता है या बहुत सारे चीज़ होता है उससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अब भित्ति को अच्छी तरह से समझने के लिए यानी सेल वाल को अच्छी तरह से समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं तो मार्केट जब जाते हैं तो जो सब्जी वाला होता है उससे जब हम सामान खरीदते हैं तो एक हमें झिल्ली देता है, ठीक है, यानी प्लास्टिक देता है। क्या होता है कि प्लास्टिक में थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा प्याज, कुछ और भी सब्जियां खरीदते हैं। अगर वो सब्जी आवश्यकता से अधिक हो जाए तो जो प्लास्टिक होता है यानी जो झिल्ली होता है उसे फटने का डर रहता है। तो दुकानदार हमें क्या करता है, उससे बचने के लिए एक और झिल्ली यानी एक और प्लास्टिक दे देता है, जिससे वो अधिक ज़्यादा मजबूत हो जाती है और हम आराम से अपने घर पे ले लाते हैं। ठीक वैसे ही कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वाल होता है। जब एक झिल्ली किसी कोशिका में होती है, जब एक झिल्ली कोशिका में मतलब जब दो झिल्ली कोशिका में हो जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। आइए अब हम लोग सेल वाल यानी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। सबसे पहले सेल वाल के मतलब समझते हैं कि सेल वाल आखिर सेल वाल है क्या। तो देखिए सेल वाल क्या होता है कि ये दोहरी झिल्ली होती है, यानी किसी कोशिका में एक झिल्ली होती मतलब दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली होती है। जब एक झिल्ली होती है तो कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ आराम से घुस जाने का खतरा रहता है, जिससे बचने के लिए एक और जो मजबूत झिल्ली लग जाती है, यानी जब कोशिका में डबल झिल्ली आ जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति यानी सेल वाल कहते हैं। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको कभी मार्केट भेज दिया जाए, तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर आप दुकानदार से कुछ सामान को खरीदते हैं। तो सामान को जब वो देता है तो उसे आपको एक प्लास्टिक में करके देता है, एक झिल्ली में करके देता है। लेकिन अगर वो सामान उस प्लास्टिक की कंट्रोल से बाहर चला जाए, यानी सामान का जो भार है प्लास्टिक के भार सहने से ज़्यादा है, तो वैसी स्थिति प्लास्टिक का फटने का खतरा रहता है। तो जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, हमें एक और झिल्ली दे देता है, यानी दोहरी झिल्ली दे देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, जिसकी वजह से हम उस सामान को आराम से अपने घर पे ला सकते हैं। सेम उसी तरह से कोशिका भित्ति का काम है कि जब एक झिल्ली होती है तो थोड़ा सा झिल्ली को फटने का भी खतरा रहता है। तो वैसी स्थिति में एक और उसके ऊपर झिल्ली लग जाती है, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं उस अंग का खतरा यानी उस अंग मतलब बाहर ना आ जाए, उससे बचने के लिए उसके अंदर एक भित्ति होती है, एक दीवार होती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कठोर होती है। यानी जो सेल वाल होता है वह क्या होता है? एक दोहरी झिल्ली होता है, एक दोहरी मजबूत झिल्ली होता है, जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ कोशिका से बाहर जल्दी नहीं आ पाते हैं। इसका एक सुरक्षा प्रदान करता है।
अब हम लोग देखेंगे कि जो सेल वाल होता है वो पाया कहाँ जाता है, यानी जो सेल वाल होता है, जो कोशिका झिल्ली जो सेल वाल होता है यानी जो कोशिका भित्ति होता है वो किस चीज़ में पाया जाता है। तो जो कोशिका भित्ति होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ओनली प्लांट में पाया जाता है, ये एनिमल में नहीं पाया जाता है। यानी जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वाल होता है, वो हमेशा पादप यानी प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं कि जो इसका जो क्रिएशन होता है, मतलब सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है। तो अभी मैंने बताया कि सेल वाल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, पेड़ पौधे में सेल्यूलोज पाया जाता है। अब सेल्यूलोज क्या है इसको हम लोग आगे देखेंगे, जब हम बहुलक पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसको देखेंगे। अभी हम सिर्फ देखते हैं सेल्यूलोज एक प्रकार का पदार्थ होता है, यानी ये सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज और बहुत सारे सेल्यूलोज के एग्जाम्पल अगर देखें जो प्लांट में पाया जाता है, जैसे मैं कपड़ा पहना होता है, कपड़ा भी तो कहीं प्लांट से ही आया होगा, तो यानी ये भी सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ है। अब आगे देखते हैं कि इसका काम क्या है, यानी सेल वाल करता क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया कि सुरक्षा प्रदान करता है। जिस तरह से प्लास्टिक में जो सामान रखा हुआ है उसे क्या करता है, बाहर न गिरे, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करता है, उसको मतलब मेंटेन करके रखता है। और ये कोशिका को आकार भी प्रदान करता है, यानी शेप और साइज को मेंटेन रखता है, यानी कोशिका का आकार बिगड़ ना जाए, सेल वाल उसको बाहरी से मजबूती प्रदान करता है ताकि वो मतलब लचक न जाए। आगे देखते हैं कि सेल वाल जो होता है, बैक्टीरिया में जो सेल वाल होता है वह किससे मिलकर बना होता है। तो जो बैक्टीरिया में जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, जबकि वो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है, पेप्टिड बना होता है। आइए आगे देखते हैं कि जो फंगस में जो सेल वाल होता है, यानी जो कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो साइटिन की बनी होती है, ये भी सेल्यूलोज का नहीं बना होता है, ये साइटिन से मिलकर बना होता है। साइटिन के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। आई होप दैट आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो।